जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हमारा है क्लास 10 फिजिक्स का चौथा सेशन। पिछले हम लोगों ने सारे सेशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने गोलीय दर्पण को अच्छे से किया था, समतल दर्पण अच्छे से किया था, प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो सारी चीजें कर लिया था, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग दर्पण से संबंधित, दर्पण का उपयोग, दर्पण कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण, ना। उत्तल दर्पण क्या पढ़ना है हम लोग का उपयोग। उत्तल दर्पण हमारा जनरली कहां उपयोग होता है ना, हमारे डेली लाइफ में, है ना, जहां पर आप यूज करते हो उत्तल दर्पण क्या क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला पहला ध्यान से समझिएगा। लैंप में दूसरा गाड़ियों के शीशे, देखिए पहला है लैंप में। लैंप में कैसा लैंप है, जैसे जब आप रात को सड़क के किनारे निकलते हैं तो अगर सड़क के दोनों साइड ना क्या लगा रहता है, बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती है। वो लाइटें प्रकाश को अच्छे से विस्तृत करें उसके लिए उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। सेकेंडली हमारा यूज गाड़ियों के बगल के शीशे में। जब हम बाइक वगैरह कार हो जाएगा, गाड़ियों के बगल का शीशा जो होता है जिसमें पीछे वाले वाहनों को देखते हैं, उसमें क्या होता है हमारा उत्तल दर्पण, है ना। जिसकी वजह से हम बड़ी चीजों को भी छोटे में देख सकते हैं। तो क्या हो गया, दो चीजें। कौन कौन? गाड़ियों के बगल के शीशे में और लैंप में। फर्स्ट चीज देखिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी इसका? सीधा और छोटा। दो चीजें ध्यान से समझिएगा। कभी भी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक प्रकार से दिखेगा, हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। जब भी आपको प्रतिबिंब दिखेगा, उत्तल दर्पण से क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, बोर्ड के पेपर में, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या जवाब देंगे आप? कहेंगे सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, है ना। चलिए उत्तल दर्पण हो गया हमारा। उत्तल दर्पण में हम क्या क्या पढ़े हम लोग? लैंप का यूज करते हैं, दूसरा गाड़ियों के बगल के शीशे में करते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और छोटा बनता है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए सेकंड देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण जनरली उपयोग कहां करते हैं? सबसे पहले समझिएगा। फर्स्ट थिंग, पहला डॉक्टर द्वारा आंख, कान और नाक। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको आंख, नाक, कान से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसके पास एक लेंस होता है जिसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण, है ना। उस दर्पण के माध्यम से डॉक्टर क्या देखता है? आंतरिक चीजों को अच्छे से देख पाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करेंगे? डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक के जांच में, है ना। सेकंड चीज देखिए, सेकंड यूज दाढ़ी बनाने में। ऐसा समझिएगा। जब भी आप कभी जाएंगे, जब भी आप किसी बार्बर के शॉप में जाएंगे या नाई के शॉप में जाएंगे, तो जिस जहां पर वो सीधा होता है वो कौन सा दर्पण होता है जी? औदल दर्पण होता है ना, ताकि वो चीजों को स्पष्ट से देख सके। हर चीज हमारा क्या है? गाड़ियों के हेडलाइट में, समझिए, गाड़ियों के जो आगे वाला लाइट होता है जिसके मतलब दूर तक देख पाते हैं अंधेरे में, तो उस लाइट में कौन सा शीशा लगा रहता है? औदल दर्पण, ताकि प्रकाश वहां तक दूर तक भेजा जा सके, है ना। आज दो
दो चीज की हम लोग उत्तल दर्पण उपयोग पढ़े, अवतल दर्पण इसका भी उपयोग पढ़े। आगे समझिए इन सब से संबंधित परिभाषा है ना जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, आपको कल हम दर्पण गोली दर्पण के बारे में समझाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। गोली दर्पण के बारे में क्या समझाते हैं? कोई ये गोला है, जब गोले के बाहरी भाग पे कलर करते हैं, पेंट करते हैं, और इसका आंतरिक भाग कैसा रहता है जी? परावर्तन कर। यहाँ से चीजें क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है, मतलब टकरा के वापस जाती है। इसका परावर्तन क्या है? मान लीजिए शीशा है, शीशा के आंतरिक भाग से जाएगी प्रकाश, टकरा के वापस आ जाएगी। इसके बाहरी भाग क्या हो जाएगा जी? इसके बाहरी भाग क्या हो जाएगा हमारा? पेंट किया रहेगा ना। तो आगे समझिए, अगर इसको अंदर से पेंट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। परावर्तन ये हो गया। अब समझिए परावर्तन जब इसका अंदर वाला हो गया, इसका बाहर वाला हो गया, तो जनरल ये हमारा हो जाता है बाहर वाला जो होता है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल। क्या बताया था पहले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में कि अवतल दर्पण का कौन सा भाग? धंसा हुआ भाग क्या रहता है? धंसा भाग क्या रहता है हमारा? परावर्तन तल। इसका उत्तल का उभरा भाग, इसका उभरा भाग क्या रहता है हमारा? परावर्तन तल। ये करके हम लोग गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में अच्छे से रिलेट कर लेता है, और इनसे संबंधित परिभाषा है जो बोर्ड में पूछी जाती है उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये कोई ले लिया अवतल दर्पण, ध्यान समझिएगा, ये कोई हो गया हमारा अवतल दर्पण। देखिए इसका बाहरी भाग इधर से पेंट किया गया है, आंतरिक भाग में इसका क्या है? परावर्तक तल। अब समझिए हम कोई न ले लिए है परावर्तक तल, कोई भी परावर्तक तल, इसका नाम ले लिए M1 और नाम ले लिए M2। ये दो परावर्तक तल है, नाम ले इसका नामकरण करिए M1 और M2। अब समझिए क्या है पहले डिफिनेशन कि जो यहाँ पर हमारा एक बिंदु मानेंगे, जो पढ़े थे हम लोग पहले गोली दर्पण में, जो उसका केंद्र होता है उसे ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे डिनोट करते हैं C से। ये होता है दोनों परावर्तक के बीच की दूरी, बीच में जो मध्य भाग होता है ध्रुव, जिसे P से डिनोट करते हैं, और C से P के दूरी को बोलते हैं R, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये हम लोग क्लास में समझे थे, ध्यान समझिएगा। और एक ही का हम लोग अच्छे से डिफिनेशन करेंगे, दोनों चीजें सेम है, ये हमारा अवतल है, ये हमारा उत्तल है, इसमें भी दो हम मान लिए परावर्तक तल M1 M2, यहाँ पर इसका केंद्र है वक्रता केंद्र, ये बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R होगी, ये हमारा दोनों का मध्य बिंदु इसका P हो गया, ध्रुव हो गया, है ना। और ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। अब समझिए पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे वक्रता केंद्र का, जो C है ना, वक्रता को पहले किससे डिनोट करेंगे? वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करेंगे? देखिए वक्रता केंद्र को डिनोट करेंगे C से, है ना। पहला बात वक्रता केंद्र C से। अब इसका पहला डिफिनेशन अवतल दर्पण, समझिए अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने, ध्यान समझिएगा, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र ना C। अब ये हो गया परावर्तक तल, अवतल में परावर्तक इधर है ना, जो इधर है जिसके जस्ट सामने हमारे यहाँ पर क्या है जी? वक्रता केंद्र। पहला अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पे क्या होता है? सामने होता है। जस्ट इसको भी देखिए, इसका क्या होता है? देखिए इधर इसका है परावर्तक तल, इधर है, इधर है, इसके पीछे ना हुआ तो सेम यही डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए उत्तल दर्पण सारा चीज रहेगा का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे, समझिए यहाँ पर क्या है जी? वक्रता परावर्तक तल इधर है ना, इसके कहां हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। अब समझिए सेकंड, उसके बाद हमारा डिफिनेशन है ध्रुव। व्हाट इज ध्रुव? ध्रुव क्या है ना, ध्रुव के बारे में अच्छे समझेंगे। समझिए ध्रुव हमारा क्या है? जो हमारे परावर्तक तल M1 और M2 है, जो परावर्तक तल हमारा M1 और M2 है,
इसके मध्य बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं ध्रुव, जिसे डिनोट करते हैं हम लोग P से। किसे करेंगे? P से। क्या लिखेंगे? M1, पहले लिखिए परिवर्तक तल M1 व M2 का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं जी? दर्पण का ध्रुव, है ना। जो इसके M1 M2 के बीच की दूरी को, बीच के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। आगे समझिए, थर्ड पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता समझिए, वक्रता त्रिज्या है क्या? ये समझिए, ये C है हमारा केंद्र, वक्रता केंद्र। इधर भी C हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। ये C और ये ध्रुव P, ये अवतल ये उत्तल, ये C और P के बीच की दूरी क्या है? R है। यहाँ भी R है, तो उसी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब समझिए क्या लिखेंगे इसको? C और P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। सी पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, उत्तल हो या अवतल, है ना। अब समझिए थर्ड है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है क्या? देखो, मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या सेम है, बस ये थोड़ा रिएट एडजस्ट करेंगे। समझिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं सी है पी है के बीच की दूरी r मान ली है, तो हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। लेकिन मुख्य अक्ष में लिखेंगे सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी जी? मुख्य अक्ष। मतलब यहाँ से सी और पी जो मिल रहा है उसी को बोल देंगे मुख्य अक्ष। जो रेखा मिला रहा है यहाँ से यहाँ भी सी से पी, तो वही हो गया हमारा मुख्य अक्ष, है ना। आगे देखिए, दर्पण का द्वारा। नेक्स्ट, दर्पण का द्वारा क्या है ना? जो हमारा परिवर्तक तल है, जो हमारा M1 और M2 यहाँ से यहाँ तक परिवर्तक तल है, इसी को हम बोलेंगे दर्पण का द्वारा, और कुछ नहीं है ना। M1 से M2 के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारा, है ना। समझिए, दर्पण का परिवर्तक तल M1 M2 दर्पण का द्वारक है। जो यहाँ पर इसमें भी M1 और M2 दिख रहा है ना, यहाँ पर M1 और M2 दिख रहा है ना, यही क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक। बस ये डिफिनेशन हुआ इसमें वक्रता केंद्र का, हमने पढ़ा ध्रुव का, वक्रता त्रिज्या का, मुख्य अक्ष का और दर्पण का द्वारक। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। और आगे देखिए, इसमें हमारा इससे रिलेटेड और डिफिनेशन है, उसको भी इसी क्लास में रिलेट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। समझिए, इसी से रिलेटेड है ना, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे समझिए, सेम चीज यही हमारा औसत हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया, ये हमारा सी क्या हो गया जी? केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। ये हमारा ध्रुव हो गया। ध्रुव क्या बताए थे? इसे M1 डिनोट किए थे, इसे क्या डिनोट किए थे? M1, इसे M2। ये हमारा क्या था? परिवर्तक तल था, है ना। सेकंड इसमें भी M1 M2 था। ध्यान समझिएगा, ये हमारा अवतल है, इसमें हम पढ़े वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या पढ़े थे हम लोग? r। इसमें भी दूरी क्या पढ़े थे यहाँ की? p से लेके c तक r। ये तो वक्रता त्रिज्या हो गया। अब समझिए मुख्य फोकस है क्या? मुख्य फोकस समझने के लिए सबसे पहले हम इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से। मुख्य फोकस किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल F से। ये समझिए, जो हमारा परिवर्तक तल है, यहाँ पर परिवर्तक तल इधर है, जस्ट इसके पीछे उत्तल दर्पण में परिवर्तक तल के जस्ट पीछे हमारा होता है फोकस, मुख्य फोकस। यहाँ पर देखिए, इधर क्या है हमारा जी? परिवर्तक तल ये है ना, इसके जस्ट सामने हमारा क्या होगा? फोकस, मुख्य फोकस। किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल F से, है ना। देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, औसत दर्पण का मुख्य फोकस औसत दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक तल के सामने
सेम डिफिनेशन देखो, ये प्रदत्त है इसके 10 सामने क्या है हमारा मुख्य फोकस। दूसरा उत्तल का क्या मुख्य फोकस प्रदत्त के क्या होगा जी पीछे है ना। जो एफ है देखिए यहाँ पर पीछे है ना, इधर प्रदत्त है इसके जस्ट पीछे हमारा है क्या है मुख्य फोकस। अगला लाइन है हमारा फोकस दूरी, समझिए फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे, पहला फोकस दूरी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से है ना, किससे स्मॉल एफ से। फोकस दूरी हमारा है क्या देखिए, एफ से लेकर पी के बीच की दूरी को यहाँ भी एफ से लेकर पी के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे फोकस दूरी। डिनोट कैसे करेंगे एग्जाम में आएगा तो देखिए, मुख्य फोकस मुख्य फोकस और ध्रुव बीच की दूरी हमारा क्या है जी मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे फोकस दूरी। हाँ तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का मुख्य फोकस क्या है हमारा और फोकस दूरी क्या है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ और भाग बचा है उसको फिनिश करते हैं जल्द से जल्द। देखिए अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या सी से लेके पी के दूरी को क्या बोलेंगे जी, सी से पी की दूरी को क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या है ना। और फोकस दूरी क्या है, एफ से लेकर पी की दूरी को क्या बोलेंगे अभी पढ़े हम लोग फोकस दूरी। अब समझिए इनके बीच संबंध क्या होता है, बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली इससे छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आ सकता है या इसे बहुविकल्पी के रूप में आपसे पूछ सकता है ना। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें संबंध क्या है। फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। ये ट्रू है कि फोकस दूरी हमारा जो फोकस दूरी क्या है जी यहाँ से यहाँ तक, और वक्रता त्रिज्या हमारा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी आधी होती है। अब समझिए ये तो लिख दिए, लिखित में अब इसका फॉर्मूला कैसे रूप लेंगे ध्यान समझिएगा। लिखिए पहले फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे एफ से, स्मॉल एफ से है ना। और वक्रता त्रिज्या सी है और पी है, लिख देंगे वक्रता त्रिज्या सी पी क्या है जी आधी है, आधी है तो हाफ। अब समझिए अगली लाइन सीपी हमारा क्या है, सी से लेकर पी तक हमारा क्या है स्मॉल आर लिख देंगे बटा 2 है ना, हो गया। अब समझिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मतलब तीसरा गुणा कर दो है ना। अब आगे समझो, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2f इक्वल में r ना। अब इसको सही कर लो r इक्वल में 2f, तो ये हमारा बन का फॉर्मूला रेडी हुआ जिससे एक नंबर का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में फिक्स है जो कि प्रत्येक साल पूछता ही होता है ना। तो आज हमारा ये टॉपिक गणित तत्व से रिलेटेड सारा कंप्लीट कर लिए। तो थैंक यू एवरीवन, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद एवरीवन।